डिस्क्लेमर, ये स्टोरी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटना, स्थान लेखक द्वारा लिखी गई लिखकीय कल्पना है और इसे गंभीरता से न लें। धन्यवाद। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। रमेश चंद्रा ने फारूक जहीर की खुशी देखी और फिर बोले, मैंने अभी तक कोई बड़ी गलती नहीं देखी, लेकिन बारीकियां, इसके लिए अध्ययन और प्रयोग चाहिए। साथ ही इसमें कुछ तकनीकें बहुत जटिल हैं। शायद मौजूदा तकनीक से इन्हें पूरा न किया जा सके। थोड़ा रुककर उन्होंने कहा, बेशक अगर भूकंप भविष्यवक्ता न भी बन सका तो भी यह हमें बहुत मदद देगा। रमेश ने अपनी बात में गुंजाइश रखी। उनके विचार में भूकंप भविष्यवक्ता निर्माण सिद्धांत परिपूर्ण था, लेकिन जैसा उन्होंने कहा, परिणाम के लिए प्रयोग जरूरी थे। फारूक का चेहरा अभी भी उत्साह से लाल था। उत्साह, उत्तेजना। रमेश ने भले पूरी तरह पक्का नहीं कहा, लेकिन ये खबर थी कि भूकंप भविष्यवक्ता बनाने की उम्मीद थी। भूकंप सबसे भयानक और अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। हर बड़ा भूकंप भारी तबाही लाता है। अगर भूकंप भविष्यवक्ता बन सका तो न सिर्फ नुकसान कम होगा, बल्कि भारत की वैश्विक हैसियत बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि भारत पहला और एकमात्र देश होगा जिसके पास भूकंप भविष्यवक्ता तकनीक होगी। एकमात्र, ये सोचकर फारूक की आंखें चमकीं। उन्होंने मौजूद विशेषज्ञों और प्रोफेसरों पर नजर डाली। अब से कोई भी इस कक्ष से आधा कदम बाहर नहीं जाएगा। फारूक हमेशा शांत रहते थे। आम कर्मचारियों से भी वह मुस्कुराकर मिलते थे, लेकिन अब विशेषज्ञों के सामने वह सख्त थे जैसे गुस्सैल वज्र। उनकी गंभीरता डराने वाली थी। वह जानते थे कि इस दस्तावेज का कितना वजन है। इसे किसी भी कीमत पर लीक नहीं होने देना था। विशेषज्ञ और प्रोफेसर फारूक की नजरों से हक्के बक्के रह गए, लेकिन उन्हें कारण समझ आया। किसी ने विरोध नहीं किया और सबने चुपचाप सिर हिलाया। फारूक ने जल्दी फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। टिक टिक। फोन कटने के बाद कक्ष में गहरी खामोशी थी। सिर्फ घड़ी की सुइयों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। खट। 10 मिनट में 7-8 वर्दीधारी पुरुष तेजी से अंदर आए। उनमें से चौकोर चेहरा वाला व्यक्ति फारूक के पास गया और हाथ बढ़ाया। निदेशक फारूक, नमस्ते। नमस्ते कप्तान शर्मा, फारूक ने भी हाथ मिलाया। आपको तकलीफ हुई? कर्तव्य है, कप्तान शर्मा ने कहा। फिर उन्होंने एस स्तर गोपनीयता समझौतों का ढेर निकाला। समझौते में लिखा था, आज की बैठक का कोई भी विवरण किसी को नहीं बताना। विशेषज्ञों और प्रोफेसरों ने गोपनीयता स्तर देखा। एस स्तर लगभग सबसे ऊंचा था। अगर आज की बात लीक हुई तो अगले ही पल जांचकर्ता सामने होंगे और उन्हें ले जाएंगे। लेकिन जल्दी ही वे सहज हो गए। भूकंप भविष्यवक्ता निर्माण सिद्धांत इस गोपनीयता का हकदार था। राहुल को छोड़कर सभी ने अपने नाम हस्ताक्षर किए। ये देखकर फारूक ने राहत की सांस ली। फिर वह राहुल की ओर मुड़े। 1950-51 में हिम क्षेत्र में 2 भूकंप आए, जिनमें हजारों लोग प्रभावित हुए। 1966 में उत्तरी क्षेत्र में भूकंप ने हजारों की जान ली। हर बात के साथ फारूक के चेहरे पर दर्द उभरा। धीरे धीरे उनकी आवाज रुंध गई। राहुल समझ गया कि ये दिखावा नहीं, सच्ची भावना थी। फारूक एक ऐसे नेता थे जो देश और जनता के लिए समर्पित थे। फारूक ने गंभीर स्वर में कहा, राहुल, मुझे पता है कि तुमने इस दस्तावेज के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन देश को इसकी जरूरत है। कृपया मुझे इसे ले जाने की इजाजत दो। ये कहकर उन्होंने राहुल को गहरा झुककर नमस्कार किया। फारूक की हैसियत ऐसी थी कि वह दस्तावेज सीधे ले जा सकते थे। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिकों को सहयोग करना होता है, लेकिन उन्होंने राहुल से इतने सम्मान से अनुरोध किया। उनका चरित्र वाकई प्रशंसनीय था। राहुल को इस देशभक्त बुजुर्ग से कोई नाराजगी नहीं थी। वैसे भी ये दस्तावेज उसके लिए मामूली था। वह इसे देने का मन पहले ही बना चुका था। उसने सिर हिलाया। हाँ, ले जाए। शुक्रिया, शुक्रिया राहुल। फारूक उत्साह से बोले, इस दस्तावेज से हम जरूर भूकंप भविष्यवक्ता बना लेंगे। शायद लंबे समय तक बैठने की वजह से राहुल को थकान हुई। उसने कमर सीधी की और कहा, बनाने की जरूरत नहीं। मैंने तो कहा, मैंने भूकंप भविष्यवक्ता बना लिया। कक्ष में फिर सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद फारूक ने राहुल के हाथ पकड़े। क्या कहा? तुमने भूकंप भविष्यवक्ता बना लिया? कहाँ है? राहुल को फारूक का समर्पण पसंद था, लेकिन हाथ पकड़े जाने से उसे झुरझुरी हुई। उसने हाथ छुड़ाया और कहा, मेरे हॉस्टल में। क्या हॉस्टल में? फारूक की आंखें फैल गईं। इतनी महत्वपूर्ण चीज हॉस्टल में? अगर चोरी हो गई तो? राहुल, फारूक, रमेश, विश्वजीत और कप्तान शर्मा जयपुर विश्वविद्यालय के पुरुष हॉस्टल की ओर बढ़े। बाकी प्रोफेसर और विशेषज्ञ कक्ष में ही रहे। उन्हें बाहर जाने या किसी से संपर्क की इजाजत नहीं थी। राहुल धीरे धीरे हॉस्टल जाना चाहता था, लेकिन फारूक, रमेश, विश्वजीत और कप्तान शर्मा ने गाड़ी तेजी से दौड़ाई। इन मध्यम आयु और बुजुर्गों का ऐसा जोश देखकर राहुल को भी तेजी करनी पड़ी। कुछ देर बाद वे हॉस्टल के कमरा 104 में पहुंचे।
फारूक ने कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ खास नहीं दिखा। वह बेचैन होकर बोले, राहुल कहाँ रखा है? राहुल ने काले रंग के मेज जैसे उपकरण की ओर इशारा किया। वो रहा। वो फारूक, रमेश, विश्वजीत और कप्तान शर्मा की आंखें फैल गईं। उनके चेहरों पर अविश्वास था। ये काला मेज जैसा उपकरण भूकंप भविष्यवक्ता था। मेज जैसा नहीं, ये हॉस्टल में सचमुच मेज की तरह इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि उस पर पानी का गिलास रखा था। सबके हैरान चेहरों के बीच राहुल ने मेज का ढक्कन खोला। अचानक कई जटिल बटन और एक LCD स्क्रीन दिखाई दी। राहुल ने कुछ बटन दबाए। भन, काला मेज हल्का सा हिला। साथ ही डिस्प्ले पर जमीन के नीचे की वक्र रेखाएं साफ दिखाई दीं। ये देखकर सबने सांस रोकी। उनके चेहरों पर गहरी बेचैनी थी। लगभग 10 मिनट बाद डिस्प्ले पर परिणाम दिखा। फुजों अक्षांश 26.9, देशांतर 119.3। 2 जनवरी को दोपहर के 3:30 बजे 4.1 तीव्रता का भूकंप, केंद्र गहराई 70 किलोमीटर। सिक्किम उत्तर अक्षांश 40.1, पूर्व देशांतर 125.2। 2 जनवरी को रात के 9:30 बजे 5.1 तीव्रता का भूकंप, केंद्र गहराई 80 किलोमीटर। हान शहर उत्तर अक्षांश 31.1, पूर्व देशांतर 113.2। 3 जनवरी को 9:20 बजे 3.5 तीव्रता का भूकंप, केंद्र गहराई 60 किलोमीटर। फारूक, जहीर, रमेश चंद्रा, विश्वजीत मेहता और बाकियों ने ये देखा तो उनकी आंखें फैल गईं। आज 31 तारीख है। भूकंप भविष्यवक्ता अगले 4 दिन के भूकंप बता सकता है। राहुल, क्या ये परिणाम सटीक है? फारूक ने बेचैनी से पूछा। परिणाम सटीक है, लेकिन सख्ती से कहें तो ये 5 दिन तक के भूकंप बता सकता है, राहुल शर्मा ने कहा। शानदार, शानदार, फारूक उत्साह से चिल्लाए। भूकंप भविष्यवक्ता के परिणामों की जांच आसान थी, बस कुछ दिन इंतजार करना था। और अगर यह सच हुआ तो? फारूक ने इस संभावना के बारे में सोचा और उनका दिल जोर से धड़कने लगा। वह काले भूकंप भविष्यवक्ता को ऐसे देख रहे थे जैसे दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो। राहुल, क्या हम इसे ले जा सकते हैं? फारूक ने पूछा। हाँ, राहुल ने सहजता से कहा। खटखट, गलियारे से कदमों की आवाज आई। चिराग गुप्ता, अमित यादव और मोहन गुप्ता अंदर आए। इतने लोगों को हॉस्टल में देखकर उनके चेहरों पर हैरानी थी। पास खड़े कप्तान शर्मा का चेहरा सख्त हो गया, जैसे वह चिराग, अमित और मोहन को रोकना चाहते हों। आखिर यहाँ भूकंप भविष्यवक्ता था, इसका खबर लीक नहीं होनी चाहिए, न ही कोई नुकसान। राहुल ने कप्तान शर्मा के इरादे भांप लिए। ये मेरे रूममेट हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। कप्तान शर्मा रुके और रुक गए। चिराग और बाकियों के आने से कुछ बातें कहना मुश्किल हो गया। फारूक ने राहुल को धन्यवाद दिया और कुछ लोगों को भूकंप भविष्यवक्ता के साथ जयपुर विश्वविद्यालय से ले जाने को कहा। चिराग ने सावधानी से ले जाए जा रहे उपकरण को देखा और बोला, अच्छा हुआ ये काला है। अगर सोने का होता तो लोग सोचते सोना है। सोना, इतने ही आकार का सोना भूकंप भविष्यवक्ता के एक कोने की बराबरी नहीं कर सकता। तभी राहुल का फोन हिला। प्रिया गुप्ता का मैसेज था, आज रात फ्री हो? तारांकन। प्रिया के घर पर राहुल उनके साथ बैठकर पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था। प्रिया ने हाल ही में एक नया शोध पत्र प्रकाशित किया था और दोनों उस पर चर्चा में डूब गए। डिंग डोंग, राहुल का फोन फिर हिला। परिवार का प्यार व्हाट्सएप समूह में, जो लंबे समय से शांत था, कोई मैसेज आया। लक्ष्मण शर्मा, नया साल मुबारक। फिर एक बड़ा लकी गिफ्ट स्क्रीन पर उभरा। ज्योति शर्मा, चाचा धन्यवाद। चेतन गुप्ता, चाचा शुक्रिया। रमेश शर्मा, नया साल मुबारक। रमेश ने भी एक लकी गिफ्ट भेजा। लकी गिफ्ट्स की आग ने समूह को जीवंत कर दिया। ज्योति शर्मा, वाह, फिर गिफ्ट मिला, बहुत खुशी। चेतन गुप्ता, ज्योति, नए साल की छुट्टी में कहीं घूमने का सोचा। ज्योति शर्मा, मैं सिक्किम के तियानदिफेंग जा रही हूँ। सुना है वहाँ के पहाड़ और बादल बहुत खूबसूरत हैं। चंद्रकांत यादव, पहाड़ चढ़ना अच्छा विचार है, नज़ारे भी और व्यायाम भी। फोटो भेजना मत भूलना। ज्योति शर्मा, जरूर। राहुल ने ये देखा और मैसेज भेजा। राहुल शर्मा, सिक्किम में परसों 5.1 तीव्रता का भूकंप आएगा, कहीं और घूम लो। लीला वर्मा, क्या भूकंप? ज्योति, सिक्किम मत जाओ। ज्योति शर्मा, लेकिन मैंने तो टिकट खरीद लिया। उदास इमोजी। दया शर्मा, ज्योति, मम्मी की बात मानो, जयपुर के लुशान जाएं, वहां भी बादल और पहाड़ खूबसूरत हैं और घर के करीब है। ज्योति शर्मा, ठीक है। उसी रात प्रिया और राहुल ने देर तक वैज्ञानिक नवाचारों और विश्वविद्यालय की योजनाओं पर बात की। प्रिया ने राहुल को उसके भूकंप भविष्यवक्ता के लिए बधाई दी और दोनों ने भविष्य में इसके प्रभाव पर चर्चा की। राहुल को नहीं पता था कि उसका एक सामान्य मैसेज धीरे धीरे बड़ा हंगामा खड़ा कर रहा था। फाल्गुनी वेंकटेश्वर एक छोटी मोटी स्व मीडिया लेखिका थी। उनके लेखों को ज्यादा ध्यान नहीं मिलता था।
हाल ही में ध्यान खींचने के लिए उन्होंने कई अजनबियों को जोड़ा। एक ने उन्हें परिवार का प्यार समूह में डाल दिया। समूह का नाम देखकर फाल्गुनी समझ गई कि गलती से जोड़ा गया, लेकिन वह नहीं निकली। ये दोस्त बढ़ाने और नेटवर्क विस्तार का मौका था। साथ ही समूह में कभी कभी लकी गिफ्ट्स मिलते थे। जब फाल्गुनी ने 8 रुपये का गिफ्ट पकड़ा तो राहुल ने मैसेज भेजा, सिक्किम में परसों 5.1 तीव्रता का भूकंप आएगा, कहीं और घूम लो, तारांकन। ये देखकर फाल्गुनी के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान आई। ये क्या बकवास है, परसों 5.1 का भूकंप, देश भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, ये कौन सा भविष्यवक्ता है। रुको, भूकंप। फाल्गुनी की आंखें चमकी, उन्हें ट्रैफिक की संभावना दिखी। उन्होंने जल्दी कंप्यूटर खोला, कई फर्जी अकाउंट से समूह के स्क्रीनशॉट अलग अलग समूहों में भेजे और मसालेदार बातचीत शुरू की। फिर उन चैट्स के स्क्रीनशॉट लिए। कुछ ही देर में फाल्गुनी ने अपने नए बनाए पब्लिक अकाउंट फाल्गुनी दीदी से लेख पोस्ट किया, तारांकन, हैरान कर देने वाली खबर, यहाँ आएगा भूकंप, अपने प्रियजनों को फॉरवर्ड करें, तारांकन। फिर उन्होंने सभी फर्जी अकाउंट से इसे सोशल मीडिया पर साझा किया। प्राकृतिक आपदाओं से इंसानों में सहज भय होता है। इस लेख को देखकर लोगों ने बिना हिचक पड़ा और सिक्किम में अपने रिश्तेदारों दोस्तों को भेजा। उनके विचार में अगर खबर सच्ची हुई तो सावधानी बरतनी जरूरी थी, अगर झूठी तो सावधानी में कोई हर्ज नहीं। ये लेख 10 से 100, 100 से हजारों तक फैल गया। एक दिन में सिक्किम में भूकंप की खबर हर जगह थी। फाल्गुनी ने कंप्यूटर पर बढ़ते क्लिक्स और फॉलोअर्स देखे। वह खुशी से नाचने लगी। 1 लाख, एक दिन में 1 लाख फॉलोअर्स, शानदार, हाहा। उन्हें ढेर सारे पैसे अपनी ओर लहराते दिख रहे थे। उसी रात सिक्किम प्रसिद्ध अभिनेत्री रीता चंद्रा धूप का चश्मा पहने नशे में एक हाईएंड बार से निकली। पोर्च तक पहुंचकर वह उल्टी कर बैठी। कुछ देर बाद वह ड्राइवर सीट पर बैठी। इंजन की गड़गड़ाहट के साथ गाड़ी आगे बढ़ी। वह पूरी तरह नशे में थी। दुनिया डगमगा रही थी। लाल बत्ती पर भी वह नहीं रुकी और जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ी एक ऑडी से टकरा गई। धड़ाम। रीता चंद्रा ने जब धुंधली आंखें खोली, वह अस्पताल के वार्ड में थी। उनकी एजेंट यामिनी जोशी चिंतित होकर फोन पर बात कर रही थी। रीता को जागते देख उसने फोन रखा और बोली, आखिरकार तुम जागी। कल रात इतना पीने के बाद गाड़ी क्यों चलाए, मुझे फोन कर देती। रीता ने अपना सिर, जो अभी भी भारी था, सहलाया और बोली, मैं इतनी नशे में थी, क्या याद रहता। तुझे पता है नशे में गाड़ी चलाने से कितना बुरा असर पड़ता है, यामिनी ने डांटते हुए कहा। बात खत्म करते ही उसने तुरंत ट्विटर खोला। हॉट सर्च में पहला स्थान, रीता चंद्रा नशे में गाड़ी चलाने का हादसा। तारांकन। क्वीन_फैन, सुनो, नशे में गाड़ी चलाने वाले सारे लोग बुरे हैं। हवा_ में लहर, जिसे टक्कर मारी वह बेचारा बेकसूर है। आसमान, अब मैं पूरी तरह फैन नहीं रहा। फैशन_लवर, हार्डी की नजरें कितनी खराब हैं। अगर रीता के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा तो मैं हार्डी के कपड़े और जूते कभी नहीं खरीदूंगा। बोरियत, सुना है वह हैप्पी फैमिली के अगले एपिसोड में आएगी। शो क्रू से गुजारिश है उसे एडिट कर दें, वरना शो देखने में बुरा लगेगा। ऐसी टिप्पणियां हजारों में थीं। ये देखकर रीता के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसे अब मामले की गंभीरता समझ आई। ढेर सारे फैन नाराज, विज्ञापन रद्द, शो रुकना। ये जैसे आसमान टूट पड़ा। रीता घबराए, अब क्या करूं? यामिनी दी, कुछ तो रास्ता निकालो। जब से रीता मशहूर हुई, वह मिशेलिन रेस्तरां का खाना खाती, 4 सितारा होटल में ठहरती और घंटों देर से पहुंचती थी। मनोरंजन उद्योग में कई लोग उससे नाराज थे। उनकी एजेंट यामिनी ने न जाने कितनी मेहनत की थी ताकि रीता को लगातार काम मिलता रहे। अब ये हादसा हुआ तो यामिनी को भी सिर दर्द हो रहा था। पीआर टीम रास्ता ढूंढ रही है, अभी इंतजार करो, यामिनी ने कहा। टिंग टिंग, रीता का फोन जोर से बजा। वह परेशान थी और कोई कॉल लेना नहीं चाहती थी। बिना देखे उसने फोन काट दिया, लेकिन जल्दी ही फोन फिर बजा। झुंझलाकर रीता ने कॉलर का नाम देखा। यह उनकी माँ सविता गुप्ता थी। मम्मी, आप क्यों फोन कर रही हैं? रीता ने गुस्से में कहा। सुना, तेरा एक्सीडेंट हुआ, तू ठीक है? किस अस्पताल में है? मैं और पापा तुझसे मिलने आना चाहते हैं, सविता की चिंतित आवाज आई। बस गाड़ी टकराई, कुछ नहीं हुआ। मत आओ, मैं मर नहीं गई, रीता ने कहा। रुको, तू सिक्किम में है ना? सुना है वहाँ भूकंप आने वाला है, नीचे उतरते वक्त लिफ्ट मत लेना। सविता ने फिर चिंता जताई, लेकिन रीता को उनकी बातें ज्यादा लगीं। वह चिढ़कर बोली, हाँ हाँ पता है, और फोन काट दिया। डिंग डोंग, फोन लगातार बजता रहा। मनोरंजन उद्योग के कई लोगों ने व्हाट्सएप पर शुभकामना मैसेज भेजे। रीता गुस्से में बोली, शर्मिंदगी, तुम सब तो चाहते हो कि मैं घायल हो जाऊं या बैन हो जाऊं। आखिर मनोरंजन उद्योग में संसाधन सीमित हैं, एक का नुकसान दूसरे का मौका। डिंग डोंग,
एक और व्हाट्सएप मैसेज आया। ये सविता गुप्ता का फॉरवर्ड किया लेख था। तारांकन, हैरान कर देने वाली खबर। यहाँ आएगा भूकंप, अपने प्रियजनों को फॉरवर्ड करें। तारांकन। सविता को डर था कि रीता भूकंप को गंभीरता से नहीं लेगी, इसलिए उन्होंने ये लेख खास तौर पर भेजा। रीता ने बेमन से लेख खोला और सरसरी निगाह डाली। अगले पल उनके होंठ हल्के से मुस्कुराए। सिक्किम में भूकंप, यह वाकई अच्छी खबर है। ट्विटर पर सबके इंतजार के बाद रीता ने आखिरकार बयान दिया। रीता चंद्रा, इस साल मैंने छात्रा, हत्यारी, नज़्म, नायिका जैसे किरदार निभाए। इन्हें अच्छे से निभाने के लिए मैंने घर पर शीशे के सामने खूब अभ्यास किया, लेकिन बार बार किरदार बदलने से मेरा दिमाग भटक गया। मुझे नहीं पता था मैं कौन हूँ। धीरे धीरे मुझे रात भर नींद नहीं आई। नींद की गोलियां भी बेकार हो गईं। नींद के लिए मजबूरी में मैंने शराब से खुद को सुन्न करने की कोशिश की। कल रात छात्रा, हत्यारी, नज़्म, नायिका के किरदार मेरे दिमाग में घूमते रहे। मेरे कपड़े ठंडे पसीने से भीग गए। मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगी, इसलिए मैंने एक गिलास शराब पी ताकि थोड़ा सुकून मिले। तभी दूर से जोर की आवाज आई और मेरा घर जैसे हिल गया। मुझे अचानक लेख याद आया। तारांकन, हैरान कर देने वाली खबर। यहाँ आएगा भूकंप, अपने प्रियजनों को फॉरवर्ड करें। तारांकन। मैं सिक्किम में थी। भूकंप। मेरा दिमाग खाली हो गया। मैं सिर्फ घर से निकलकर खुली जगह पर भागना चाहती थी। जल्दबाजी में मैंने गाड़ी निकाली, लेकिन हादसा हो गया। यहाँ मैं सबसे पहले ऑडी मालिक से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ करें। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता आपके स्वास्थ्य की है। उम्मीद है इस बेकसूर आपदा से आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। आपके सारे नुकसान, गाड़ी, मानसिक, शारीरिक, समय का मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दूंगी। कृपया मुझे माफ़ करें। दूसरे, मेरे फैंस का शुक्रिया जो मेरा साथ देते हैं, लेकिन मैंने गलती की और आपको निराश किया। माफ़ी। अंत में सबको याद रखें, नशे में गाड़ी न चलाएं, कानून का पालन करें। रीता और उनकी पीआर टीम की चालाकी कमाल की थी। इस लेख ने एक चिड़चिड़ी, नशे में गाड़ी चलाने वाली अपराधी को एक समर्पित, विनम्र, दयालु और नैतिक पीड़िता के रूप में पेश कर दिया। ये ट्वीट डालते ही रीता और उनके लोगों ने इसे वायरल कर दिया। बिग_ट्री, मुझे पता था रीता कभी लापरवाही से नशे में गाड़ी नहीं चलाएगी। ऐसा था। हवा_और_रेत, रीता अच्छे शो के लिए इतनी मेहनत करती है। दुख हो रहा है। फ्रूटी, रीता एक्टिंग में बेस्ट हैं। रोता इमोजी। फूल, सुना था रीता को लोग नाटकबाज कहते हैं। ये सच है। उनका ट्वीट पढ़कर दुख हुआ। कैंडल, मैं रीता को और सपोर्ट करूंगा। लहरें, रीता ने बार बार ऑडी मालिक से माफी मांगी और मुआवजा देने की बात की। वह जरूर माफ करेंगे। पिंक, रीता, फैंस से माफी मत मांगो, हमें माफी मांगनी चाहिए, हमने तुम्हें गलत समझा। अलवारिया, भूकंप की भविष्यवाणी तो नहीं हो सकती। रीता को कैसे पता था? हवा_ में उस भूकंप लेख को नहीं पढ़ा। कल कई लोगों को पता था सिक्किम में भूकंप आएगा। रात को जोर की आवाज सुनी तो भूकंप ही समझा। दयालु, मैं सिक्किम से हूँ। कल वह लेख देखकर मम्मी ने हमें दूसरे शहर ले जाकर बचाया। कहते हैं बात पर भरोसा न हो तो भी सावधानी बरतो। वेलविशर, रीता बहुत अच्छी हैं। वह अभी भी ऑडी मालिक की चिंता कर रही हैं। क्वीन, उम्मीद है रीता ठीक हैं। अकेला_कीड़ा, रीता के लिए प्रार्थना। जल्दी ही रीता के ट्वीट पर टिप्पणियां और रीट्वीट हजारों में पहुंच गए। वह हॉट सर्च में पहले स्थान पर थी। इस ट्वीट के बाद लोगों ने उनके नशे में गाड़ी चलाने को भुला दिया। इसके बजाय वे रीता के लिए दुखी होने और प्रार्थना करने लगे। रीता के फैंस नशे की घटना से कम नहीं हुए, उल्टा उनकी संख्या बढ़ने लगी। रीता ने ट्विटर पर टिप्पणियां और बढ़ते फॉलोअर्स देखे। उनके होठों पर मुस्कान थी। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाकर अपनी लोकप्रियता और बढ़ाने का फैसला किया। रीता ने मेकअप आर्टिस्ट से अपना चेहरा पीला करवाया, फिर अस्पताल के बिस्तर पर लेटकर कुछ तस्वीरें खिंचवाईं। सब तैयार होने के बाद उन्होंने फिर ट्वीट किया, रीता चंद्रा, मेरे प्यारे फैंस की टिप्पणियां देखकर मैं बहुत भावुक हूं। आपका समर्थन मेरे लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है। अगर कंपनी मुझे इस मामले के लिए दंडित नहीं करती तो मैं वादा करती हूं कि ज्यादा और बेहतर काम करके अपने प्यारे फैंस का आभार व्यक्त करूंगी। मेरी तबीयत अब ठीक है। selfie.jpg। अंत में, अगर ऑडी मालिक मेरा ट्वीट देखें तो कृपया जल्दी संपर्क करें। मुझे आपके स्वास्थ्य की बहुत चिंता है। मेरी गलती का मुआवजा देने की इजाजत दें। धन्यवाद। ये ट्वीट छोटा था लेकिन रीता की दयनीय और फैंस की परवाह करने वाली छवि को बखूबी दिखाता था। साथ ही उनकी दयालुता को और गहरा किया। रीता और उनके लोगों ने फिर ट्रैफिक खरीदा ताकि ज्यादा लोग टिप्पणी करें। रोज, रीता इतनी कमजोर लग रही हैं। दुख हो रहा है। इतनी हालत में भी वह ऑडी मालिक की चिंता कर रही हैं। बहुत दयालु।
अजनबी, बीमार होने पर भी रीता इतनी सुंदर। विश्वास, रीता अपना ख्याल रखो, हम तुम्हारे और काम का इंतजार करेंगे। तारे अंडस्को का अंडस्को सपना, ये रीता की गलती नहीं, कंपनी को उन्हें सजा नहीं देनी चाहिए। हास्यास्पद, इसमें रीता का क्या दोष? दोष उस लेख का है। शहर अंडस्को में अंडस्को शहर, भूकंप की भविष्यवाणी नहीं हो सकती। वह लेख तो अफवाह था, इसे रिपोर्ट करें। आकाशीय अंडस्को बिजली, रीता का एक्सीडेंट हुआ, इसे रिपोर्ट करें। जल्दी ही, तारांकन, हैरान कर देने वाली खबर, यहाँ आएगा भूकंप, अपने प्रियजनों को फॉरवर्ड करें। तारांकन लेख गायब हो गया। फाल्गुनी दीदी अकाउंट भी निलंबित हो गया। फाल्गुनी वेंकटेश्वर ने देखा कि 1 लाख फॉलोअर्स वाला अकाउंट, जिससे अभी कोई कमाई नहीं हुई थी, गायब हो गया। खुशी से दुख में डूबकर वह जैसे आसमान से जमीन पर आ गिरी। अकाउंट और लेख गायब हुए, लेकिन रीता रुकी नहीं। उन्हें पता था कि बिना चर्चा के उनकी लोकप्रियता फिर घटेगी। उन्होंने नया ट्वीट डाला, रीता चंद्रा, सबके लिए अच्छी खबर, मैंने ऑडी मालिक से संपर्क कर लिया, वह घायल नहीं है, मेरे दिल का बोझ हल्का हुआ। साथ ही मेरे प्यारे फैंस का शुक्रिया जिन्होंने मुझे याद दिलाया कि तारांकन, हैरान कर देने वाली खबर, यहाँ आएगा भूकंप, अपने प्रियजनों को फॉरवर्ड करें। तारांकन एक अफवाह थी, भूकंप की भविष्यवाणी नहीं हो सकती। आगे मैं ज्यादा सावधान रहूंगी। chat_screenshot.jpg, chat_screenshot.jpg, chat_screenshot.jpg। पता नहीं कितने लोग मेरी तरह धोखा खा गए। पहले अफवाह फैलाने वाला बहुत बुरा है। आगे ऐसी खबरें देखें तो मेरी गलती से सीखें, अफवाहों पर विश्वास न करें, न फैलाएं। इस बार रीता ने अपनी दयालुता बरकरार रखी और एक जिम्मेदार सार्वजनिक हस्ती की छवि बनाई। इसके साथ एक खूबसूरत, दयालु, कानून का सम्मान करने वाली, समर्पित और परिपूर्ण मूर्ति का जन्म हुआ। लव अंडस्को यू, शानदार, ऑडी मालिक ठीक हैं। रीता, अब आराम करो। सॉन्ग अंडस्को में अंडस्को कोई, अफवाहों पर विश्वास न करें, न फैलाएं। रीता सकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली स्टार हैं, मेरी देवी। हैंक, रीता सही कह रही हैं, पहला अफवाह फैलाने वाला बहुत बुरा है। मेरी माँ भूकंप की खबर से सारा दिन परेशान थी। अनोखा अंडस्को हैंडसम, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। भूकंप की खबर फैलाने वाला पहला कौन था? बाय अंडस्को ली, साफ है, पहली अफवाह परिवार का प्यार समूह में राहुल शर्मा ने फैलाए। पुराना अंडस्को शहर, स्क्रीनशॉट में राहुल की तस्वीर है, कोई बड़ा आदमी उसे ढूंढे, ऐसे लोगों को सामाजिक सजा मिलनी चाहिए। तारे अंडस्को का अंडस्को सपना, सिर्फ सामाजिक सजा, उसने अफवाह फैलाकर कानून तोड़ा, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राहुल शर्मा को इंटरनेट की बातों की न जानकारी थी, न परवाह। सुबह प्रिया गुप्ता के घर से निकलकर वह अपनी मर्सिडीज बिग जी में हिना गुप्ता और कृति यादव को केएम मॉल ले गया ताकि उनके लिए कुछ अच्छी चीजें खरीद सके। दरअसल दोनों बहुत किफायती थीं। कृति ने राहुल से मिले 20 लाख रुपए में से 1 महीने बाद भी सिर्फ 12 लाख खर्च किए। हिना के 10 लाख में से 1 महीने बाद भी करीब 9 लाख बचे थे। नए साल की वजह से केएम मॉल रिबन और गुब्बारों से सजा था, जो उत्सव का माहौल बना रहा था। विशाल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पर एक के बाद एक छूट की घोषणाएं उभर रही थीं। इसलिए मॉल में खरीदारी करने वालों की भीड़ थी और माहौल बहुत जीवंत था। राहुल जैसे ही मॉल के गेट से अंदर आया, उसकी नज़र पास ही पाटेक फिलिप घड़ी की दुकान पर पड़ी। वह सीधा वहां चला गया। पाटेक फिलिप घड़ियां हाई एंड और फैशनेबल हैं। दुकान की सजावट शानदार और सुरुचिपूर्ण थी और स्थान भी शानदार। केएम मॉल में आने वाला शायद ही इसे न देखे, लेकिन घड़ियों की कीमत देखकर ज्यादातर लोग निराश होकर चले जाते थे। कीमतें वाकई बहुत ज्यादा थीं। उस वक्त एक मध्यम आयु का व्यक्ति, जिसका पेट थोड़ा उभरा था, 2 घड़ियों को देख रहा था और फैसला नहीं कर पा रहा था। स्वागत है, पीछे खड़ी सेल्स गर्ल ने मुस्कुराकर कहा। फिर एक हल्की, सुरुचिपूर्ण खुशबू धीरे धीरे फैली। उस व्यक्ति ने मुड़कर देखा। 2 खूबसूरत युवतियां, जिनका कद काठी आकर्षक था, अंदर आईं। वे थी हिना गुप्ता और कृति यादव। कृति ने सफेद ड्रेस पहनी थी, जो उनकी गोरी त्वचा के साथ उन्हें स्वर्ग की अप्सरा जैसी बना रही थी। हिना ने गुलाबी लेस कट पहनी थी, जो उनके नाजुक चेहरे के साथ उन्हें एक सुंदर गुड़िया जैसी दिखा रही थी। उन्हें देखकर उस व्यक्ति की आंखें हट नहीं रही थीं। उसने राहुल को, जो पास खड़ा था, नजरअंदाज कर दिया। जब कृति और हिना पास आई, तो वह व्यक्ति होश में आया। उसने एक सुनहरी घड़ी की ओर इशारा किया और सेल्सपर्सन से बोला, ये ठीक लग रही है, यही ले लूंगा। उसका लहजा इतना हल्का और लापरवाह था, जैसे पिछले आधे घंटे से वह दुकान में सोच विचार नहीं कर रहा था। सेल्सपर्सन ने कहा, कुल 2,53,888 रुपये। सर, कार्ड से? हाँ। उसने स्टाइल से बैंक कार्ड निकाला। टिंग, हल्की आवाज के साथ बिल बन गया। उसने घड़ी कलाई पर पहन ली। फिर उसने कृति और हिना को देखने का नाटक किया।
वह मुस्कुराया और बोला, दोनों सुंदरियां न सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि उनकी नज़र भी शानदार है। ये घड़ी चाहे शिल्प हो या स्टाइल दुनिया में शीर्ष है। इसे घड़ियों का राजा कहते हैं। हाँ, हिना और कृति ने औपचारिकता में जवाब दिया। मेरा परिचय देता हूँ, मैं संजय मेहता, फैंग्यू मीडिया का जनरल मैनेजर। क्या दोनों सुंदरियों से मुलाकात का मौका मिल सकता है? उसने 2 विजिटिंग कार्ड बढ़ाए और जानबूझकर नई खरीदी घड़ी दिखाए। संजय को लगता था कि उसने 2,53,888 रुपये की घड़ी खरीदी और फैंग्यू मीडिया के जनरल मैनेजर की हैसियत दिखाए। ये दोनों सुंदरियां खुशी खुशी उसके कार्ड लेंगी। ये पैसे और हैसियत का दोहरा प्रलोभन था, लेकिन ये सिर्फ उसकी सोच थी। पहले हिना और कृति ने औपचारिक जवाब दिया था, अब उन्होंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। संजय कार्ड लिए खड़ा रहा और उसे झेप हो गई। पास खड़े राहुल को इसकी परवाह नहीं थी। उसने दूर रखी एक घड़ी की ओर इशारा किया और बोला, ये घड़ी कैसी लगती है? बहुत सुंदर। हिना और कृति ने दिल से तारीफ की। सेल्स पर्सन ने बताया, ये हमारी पाटेक फिलिप पीपी सीरीज है, लाल और सफेद रंग में उपलब्ध है। इसका केस 18K रोज गोल्ड का है, जिसमें 347 हीरे जड़े हैं। डायल सफेद बालिनी मोती का है। ये शानदार लेकिन शुद्ध है। राहुल ने देखा कि सेल्स पर्सन की बात सुनकर हिना और कृति की आंखें और चमक उठीं। उसने कहा, ठीक है, 2 ले आओ। हो, सेल्स पर्सन थोड़ा हैरान हुई। 2 ऐसी घड़ियां? राहुल ने दोहराया। ठीक है, सेल्स पर्सन ने जल्दी जवाब दिया। उसने कई अमीर ग्राहक देखे थे, लेकिन पहली बार किसी ने बिना कीमत पूछे 2 घड़ियां मांगी। वह जल्दी बोली, इस घड़ी की कीमत 5,18,888 रुपये प्रति घड़ी है। क्या आप? उसके बोलने से पहले राहुल ने बैंक कार्ड बढ़ा दिया। टिंग, POS मशीन पर कार्ड स्वाइप हुआ और बिल बन गया। 10 लाख की खरीदारी इतनी जल्दी पूरी। ये कितना समय हुआ? दुकान में घुसने से लेकर भुगतान तक 1 मिनट से कम। उसी वक्त राहुल के फोन पर 103 और लकी गिफ्ट्स इंतजार कर रहे थे। सेल्स पर्सन अभी भी चक्कर में थी। उसने पूछा, सर कौन सा रंग? तुम दोनों अपने पसंद का रंग चुनो, राहुल ने हिना और कृति से कहा। हिना और कृति ने राहुल की उदारता पहले देखी थी, फिर भी वे उत्साहित और खुश थीं। मैं सफेद लूंगी, कृति ने कहा। मैं लाल, हिना बोली। ये देखकर संजय मेहता, जो अभी भी कार्ड लिए खड़ा था, ने जल्दी कार्ड जेब में डाला। उसने कफ से नई घड़ी छिपाने की कोशिश की और भागते हुए बाहर चला गया। शर्मिंदगी, क्या शर्मिंदगी! उसे अब एहसास हुआ, दिखावा करने की कोशिश में उल्टा धोबी का कुत्ता बन गया। राहुल को इसकी परवाह नहीं थी। उसने हिना और कृति को कपड़े, कॉस्मेटिक्स और ढेर सारी चीजें खरीदवाईं। कुल 10.2 लाख रुपए खर्च हुए। जब रात पूरी तरह हो गई, तब राहुल, हिना और कृति सागर सिटी लौटे। हालांकि सारा दिन शॉपिंग की, राहुल अभी भी तरोताजा था। उस रात तीनों ने एक रेस्तरां में डिनर किया और पुरानी यादें ताज़ा की। हिना और कृति ने राहुल की उदारता के लिए धन्यवाद दिया और तीनों ने भविष्य की योजनाओं पर बात की। नए साल के दौरान दिल्ली विज्ञान अकादमी में आमतौर पर छुट्टी होती है, लेकिन आज वहां हलचल थी। कई प्रसिद्ध वैज्ञानिक एकत्र थे। तरंगदैर्घ्य सही, आवृत्ति सही, कंपन सही, भूकंप भविष्यवक्ता का सिद्धांत सही है। आखिरी आवाज के साथ वहां गर्मजोशी भरा उत्साह छा गया। खास तौर पर निदेशक फारूक जहीर खुशी से उछल पड़े। इसका मतलब था कि भूकंप भविष्यवक्ता वाकई बन गया था। मानव अब भूकंप की पहले से भविष्यवाणी कर सकता था। इससे अनगिनत आपदाएं कम हो सकती थीं। घर लौटकर भी फारूक का मूड अच्छा था। उन्होंने आराम से फोन उठाया। थोड़ी देर बाद उनकी नजर एक हॉट टाइटल पर पड़ी, तारांकन, राहुल शर्मा अपराधी। तारांकन। फारूक जहीर ने खबर का शीर्षक देखा और उनकी भवें सिकुड़ गईं। उन्होंने हॉट न्यूज पर क्लिक किया। अनगिनत टिप्पणियां और स्क्रीनशॉट तुरंत सामने आए। हवा _ फूल, राहुल शर्मा ने भूकंप की अफवाह फैलाई जिससे रीता को चोट लगी। उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। 42। हाँ, राहुल शर्मा ही अपराधी है। बाहर आकर रीता से माफी मांग। मजबूत, राहुल बाहर निकल और रीता से माफी मांग। जैसे जैसे वे स्क्रॉल करते गए, फारूक का चेहरा पीला पड़ गया। उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी जगह गुस्से ने ले ली। फारूक समझ गए कि परिवार का प्यार समूह का राहुल शर्मा वही है जिसने भूकंप भविष्यवक्ता बनाया। उन्हें साफ याद था कि जब विज्ञान अकादमी के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने भूकंप भविष्यवक्ता और भूकंप भविष्यवक्ता निर्माण सिद्धांत देखा तो वे हैरान और उत्साहित थे। वे जानते थे कि यह कोई हवाई बात नहीं थी, ये राहुल की कड़ी मेहनत का नतीजा था और राहुल ने इसे बिना किसी स्वार्थ के देश को सौंप दिया था। ऐसा निस्वार्थ वैज्ञानिक अब एक अभिनेत्री द्वारा बदनाम किया जा रहा था और ऑनलाइन दुर्भावनापूर्ण ढंग से उजागर। यह बिल्कुल अपमानजनक था। फारूक की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वे बेचैनी से कमरे में चक्कर लगाने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने फोन उठाया।
क्या भूकंप केंद्र के निदेशक कमर साहब हैं? मैं दिल्ली विज्ञान अकादमी से फारूक जहीर बोल रहा हूँ। जयपुर विश्वविद्यालय के राहुल शर्मा ने भूकंप भविष्यवक्ता बनाया है, जिसे हमारी अकादमी ने प्रमाणित किया है। अब आपको अगले कुछ दिनों की भूकंप स्थिति की घोषणा करनी होगी, ताकि जनता को अनावश्यक नुकसान न हो। हालांकि भूकंप भविष्यवक्ता ने कई वैज्ञानिकों की समीक्षा पास कर ली थी, लेकिन ये सिर्फ सैद्धांतिक था। वास्तव में कुछ भूकंप होने और उनके परिणामों की भविष्यवाणी से तुलना करना सबसे सुरक्षित था। लेकिन फारूक इतना इंतजार नहीं कर सकते थे। पहला कारण, जैसा उन्होंने कहा, जनता को नुकसान से बचाना था। दूसरा, वे नहीं चाहते थे कि निस्वार्थ वैज्ञानिक राहुल शर्मा की बदनामी हो, भले ही इसके लिए उन्हें बड़ा जोखिम लेना पड़े। उसी रात भूकंप केंद्र ने अपनी वेबसाइट और ट्विटर पर संदेश जारी किया। हाल ही में जयपुर विश्वविद्यालय के राहुल शर्मा ने एक राष्ट्रीय भूकंप भविष्यवक्ता बनाया है, जो अगले 5 दिन की भविष्यवाणी कर सकता है। अगले 5 दिनों में भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूकंप स्थिति इस प्रकार है। फुजौं अक्षांश 26.9 देशांतर 119.3 2 जनवरी को दोपहर के 3:30 बजे 4.1 तीव्रता का भूकंप, केंद्र गहराई 70 किलोमीटर। सिक्किम उत्तर अक्षांश 40.1 पूर्व देशांतर 125.2 2 जनवरी को रात के 9:30 बजे 5.1 तीव्रता का भूकंप, केंद्र गहराई 80 किलोमीटर। हान शहर उत्तर अक्षांश 31.1 पूर्व देशांतर 113.2 3 जनवरी को 9:20 बजे 3.5 तीव्रता का भूकंप, केंद्र गहराई 60 किलोमीटर। इस खबर के बाद टिप्पणियां शुरू हो गईं। यात्री, सिक्किम में आज भूकंप, अरे भागो। हेलो _मॉडल, फुजौं में भी भूकंप, जल्दी सामान बांध कर निकलो। हवा में आदमी, राहुल शर्मा ने भूकंप भविष्यवक्ता बनाया तो वह लेख झूठा नहीं था। किंग _ऑफ किंग्स, इतने सारे भूकंप, भगवान डेज नहीं। हान शहर में भी भूकंप, यहाँ तो पहले कभी नहीं हुआ। भूकंप केंद्र का प्रभाव बड़ा था। टिप्पणियां और रीट्वीट जल्दी ही हजारों में पहुंचे और खबर हॉट सर्च में शीर्ष 5 में आ गई। वास्तविक जीवन में भी लोग इस पर चर्चा करने लगे। एक मंद रोशनी वाले किराए के मकान में दाढ़ीवाला चेतन मेहता ने इसे देखा और ट्रैफिक का मौका भांप लिया। उसने अपने ट्विटर बिग वी अकाउंट सनशाइन स्कॉलर में लॉग इन किया। चेतन ने पहले सुपारी चबाई, फिर सिगरेट का लंबा कश लिया। फिर उसने जयपुर विश्वविद्यालय के राहुल शर्मा की जानकारी ढूंढी। आखिरकार उसने एक लेख पोस्ट किया, वैज्ञानिक जीनियस, क्या तुम इसके लायक हो? नीचे मेरे देखे, सुने, महसूस किए और आहों का जिक्र है, एक विद्वान के रूप में। आज एक दोस्त से पता चला कि फुजौं के लोग बड़े छोटे बैग लेकर भाग रहे हैं। गाड़ियां उमड़ रही हैं, हादसे हो रहे हैं, सड़कें जाम हैं और यहाँ वहाँ कुचलने की घटनाएं हो रही हैं। कुछ लोग फुजौं छोड़ गए, कुछ हमेशा के लिए यहीं रह गए। उनके शव भी नहीं हटाए गए, पहाड़ जैसे ढेर हैं। हादसा.jpg, कुचलना.jpg, शव.jpg। इन तस्वीरों को देखकर मेरा दिल बहुत दुखी है। मैं चिल्लाया, समृद्ध फुजौं ऐसा कैसे हो गया? मैंने कई दोस्तों से पूछा तो पता चला कि सिर्फ फुजौं नहीं, सिक्किम और हान शहर में भी ऐसा हुआ। कारण, जयपुर विश्वविद्यालय का एक छात्र राहुल शर्मा। हाँ, वही राहुल शर्मा जिसने परिवार का प्यार समूह में भूकंप की खबर भेजी। भूकंप सबसे भयानक और रहस्यमयी आपदा है। दुनिया भर के प्रसिद्ध विशेषज्ञ, प्रोफेसर और वैज्ञानिक जापान, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस ने अपनी जिंदगी भूकंप अध्ययन में लगाए। क्या उन्हें कोई नतीजा नहीं मिला? नहीं मिला। मुझे पता है, जापान के प्रोफेसर यामामोटो ने भूकंप की तरंगों का अध्ययन किया। अमेरिका के प्रोफेसर हॉलैंडर और मैनहट्टन ने भूकंप में बड़ी खोज की, लेकिन उनमें से कोई भी यह नहीं कह सका कि कुछ घंटों बाद कहीं भूकंप आएगा, क्योंकि भूकंप जमीन के दसियों किलोमीटर नीचे होता है, अप्रत्याशित। ये वैसा है जैसे इंसान यह नहीं बता सकता कि कुछ घंटों बाद वह गिरेगा या नहीं। यह आपातकाल है। इतने प्रसिद्ध विदेशी वैज्ञानिक जो नहीं कर सके, वह जयपुर विश्वविद्यालय के एक छात्र ने कर दिखाया। क्या वह वही वैज्ञानिक जीनियस है? गहरी जिज्ञासा के साथ मैंने भूगोल और भौतिकी में बहुत मेहनत से इस वैज्ञानिक जीनियस की जानकारी ढूंढी। आखिरकार PNAS पत्रिका के नवीनतम अंक के एक कोने में उनका नाम मिला। भूकंप के दौरान एच कण की तरंग आवृत्ति पर PNAS के पेपर में राहुल शर्मा द्वितीय लेखक थे। द्वितीय लेखक का मतलब आमतौर पर वह जो पेपर में थोड़ी मदद करता है, लेकिन जयपुर विश्वविद्यालय का ये छात्र राहुल शर्मा सोचता है कि भूकंप के दौरान एच कण की तरंग आवृत्ति में थोड़ी मदद से उसने कुछ खास तरीकों से भूकंप भविष्यवक्ता बनाया और जनता की दुखद मौत की परवाह नहीं की। मैं अब कहना चाहता हूँ, वैज्ञानिक जीनियस, क्या तुम इसके लायक हो? सनशाइन स्कॉलर का लेख जल्दी ही रीता चंद्रा और उनके लोगों ने देख लिया। उन्होंने ढेर सारे ट्रोल्स और फैंस को पोस्ट करने के लिए उकसाया।
रीता ने खुद उस लेख को लाइक किया। देखते देखते लेख की चर्चा आसमान छूने लगी। अकेला अंडरस्कोर मेढक, बहुत दुखद, इतने लोग मरे। सदस्य, फोटो में एक बुजुर्ग को कुचलते देखा। सच, मैं सोच रहा था अमेरिका और जर्मनी के इतने बड़े वैज्ञानिकों ने भूकंप भविष्यवक्ता नहीं बनाया, भारत का कोई कैसे बना सकता है? अज्ञात, भारत में हमेशा ऐसी झूठी बातें होती हैं। कब हम अमेरिका जर्मनी जैसे सच बनाएंगे? मोटोरोला, भारतीय विश्वविद्यालय तो कब से बदनाम हैं, ऐसी घटना पर आश्चर्य नहीं। खजाना, रीता और वे पीड़ित, सचमुच दुखद। जल्दी ही सनशाइन स्कॉलर ट्विटर हॉट सर्च में आ गया। बढ़ते पाठकों और फॉलोअर्स को देखकर चेतन मेहता हंसी नहीं रोक पाया। तभी उसका फोन हिला। विदेशी फंडर, आज का लेख अच्छा है, विरोध को और भड़काओ, पहले 10 लाख का बोनस। तुरंत बाद फोन फिर हिला। HSBC बैंक 10 लाख रुपए जमा। ये देखकर चेतन खुशी से उछल पड़ा। फिर उसने कीबोर्ड पर हाथ रखे और तेजी से टाइप करने लगा, नया लेख तैयार करने के लिए। दिल्ली, शर्मा निवास। गोविंद शर्मा ने सामने रखी जानकारी को ध्यान से देखा। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, तो राहुल शर्मा ने 5 दिन पहले भूकंप की भविष्यवाणी करने वाला भूकंप भविष्यवक्ता बनाया, जिसे विज्ञान अकादमी के सभी विशेषज्ञों ने प्रमाणित किया। और अब एक अभिनेत्री और कुछ छोटे लोगों द्वारा इंटरनेट पर हमला झेल रहा है। गोविंद का लहजा शांत था, लेकिन पास खड़े उनके बेटे राकेश शर्मा समझ गए कि उनके पिता सचमुच गुस्से में हैं। गोविंद ने अपनी ताकत से शर्मा परिवार को 4 शीर्ष परिवारों में से एक बनाया था। एक तरफ उनकी बेहतरीन क्षमता थी, दूसरी तरफ उनका देश प्रेम और देश के प्रति निष्ठा। इसलिए भारत ने उन्हें बढ़ने दिया। आज गोविंद ने सुना कि एक वैज्ञानिक को बदनाम किया जा रहा है, खासकर वह वैज्ञानिक राहुल शर्मा। राहुल ने उनकी जान बचाई थी। गोविंद के गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता है। काफी देर बाद गोविंद ने गंभीर स्वर में कहा, मनोरंजन उद्योग को फिर से व्यवस्थित करना होगा। दिल्ली, प्रसाद निवास। राहुल के दादाजी के जन्मदिन के बाद शंकर प्रसाद अपने पोते के साथ दिल्ली लौट आए थे। उस वक्त शंकर एक आरामदायक कुर्सी पर बैठे हल्के से झूल रहे थे। खटखट, तभी कंधे पर गेहूं की बाली का बैज लगाए एक व्यक्ति सीधा चलकर आया। शंकर ने पलकें उठाईं और बोले, सुनील, क्या बात है? पुराने नेता राहुल शर्मा ने अगले 5 दिन की भविष्यवाणी करने वाला भूकंप भविष्यवक्ता बनाया है, सुनील ने कहा। ओह, ये राहुल वाकई कमाल है, उसे गणित और चिकित्सा आती है और अब भूकंप भविष्यवक्ता बनाया। अच्छा, बहुत अच्छा। शंकर की धुंधली आंखें चमक उठीं। वे सीधे खड़े हो गए। वे इस खबर से बहुत खुश थे। उस जमाने में शंकर ने जनता को कष्ट से बचाने के लिए विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आक्रमणकारियों को भगाया जा सकता था, लेकिन भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं नहीं। हर भूकंप पर शंकर का दिल टूटता था। अब सुनकर कि किसी ने 5 दिन पहले भविष्यवाणी करने वाला भूकंप भविष्यवक्ता बनाया, वे खुश कैसे न होते। शंकर खुश थे, लेकिन सुनील की हिचकिचाहट देखकर पूछा, क्या और कुछ? इसके अलावा राहुल को अब इंटरनेट पर हमले झेलने पड़ रहे हैं, सुनील ने कहा। ये सुनकर शंकर की भवें सिकुड़ गईं। सुनील ने ढेर सारी जानकारी निकाली। शर्र, शंकर ने जल्दी देखा। धड़ाम। अगले पल उन्होंने कुर्सी पर जोर से थप्पड़ मारा। कुर्सी का पिछला हिस्सा टूट गया। ये दिखाता था कि जानकारी पढ़कर शंकर कितने गुस्से में थे। अच्छा, एक अभिनेत्री और कुछ लोग देश और जनता के लिए काम करने वाले वैज्ञानिक को बदनाम कर रहे हैं। कितनी हिम्मत। मंद रोशनी वाले किराए के मकान में चेतन मेहता ने फिर बैकएंड खोला। तेजी से बढ़ते पाठकों और फॉलोअर्स को देखकर वह खड़ा होकर कमर मटकाने लगा। हंसते हुए बोला, अमीर बन गया, इस बार सचमुच अमीर। धड़ धड़, तभी बाहर से भारी दस्तक की आवाज आई। चेतन ने भवें सिकोड़कर कहा, कौन? कुरियर डिलीवरी। चेतन बड़बड़ाया, कुरियर? मैंने तो कुछ खरीदा नहीं। हालांकि हैरान उसने दरवाजा खोला। शर्र। अगले ही पल जांचकर्ताओं का एक समूह अंदर घुसा और चिल्लाया, नीचे झुको, सिर पकड़ो। चेतन सदमे में था, उसे प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं मिला। धड़ाम, एक जांचकर्ता ने उसे कंधे पर पकड़कर जमीन पर पटक दिया। सिक्किम शहर का अस्पताल। रीता चंद्रा बिस्तर पर लेटी थी, चेहरे पर मुस्कान। इस कार हादसे से न सिर्फ उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई, बल्कि वह और बढ़ गई थी। रीता को भविष्य में ढेर सारे संसाधन अपनी ओर आते दिख रहे थे। टिंग टिंग, तभी तकिए के पास रखा फोन जोर से बजा। रीता ने कॉलर का नाम देखा। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। यह उनकी साइन की कंपनी के बॉस का फोन था। बॉस जरूर उनकी बढ़ती लोकप्रियता की बधाई देने आए होंगे, लेकिन फोन उठाते ही दूसरी ओर से गर्जना सुनाई दी। रीता, तुमने क्या किया? अभी अभी फिल्म, टीवी, विज्ञापन, सारे मीडिया उद्योगों ने हमसे सहयोग तोड़ लिया। मेरी कंपनी के टीवी ड्रामे, फिल्में, कार्टून अब सब कागज का टुकड़ा हैं।
क्या जवाब दोगी? रीता स्तब्ध थी, उसे समझ नहीं आया क्या जवाब दे। खटखट। तभी जांचकर्ताओं का एक बड़ा समूह अंदर घुसा। रीता चंद्रा, तुम्हें गिरफ्तार किया गया है। उसी समय इंटरनेट पर राहुल शर्मा को बदनाम करने वाली सारी जानकारी अचानक गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। जब लोग हैरान थे, राष्ट्रीय दैनिक ने एक संदेश जारी किया। जयपुर विश्वविद्यालय के राहुल शर्मा को अगले 5 दिन की भूकंप भविष्यवाणी करने वाला भूकंप भविष्यवक्ता बनाने के लिए बधाई। ये शोध भूकंप से होने वाली आपदाओं को बहुत कम करेगा और अनगिनत जिंदगियां व संपत्ति बचाएगा। हम राहुल शर्मा से दिल से कहते हैं, राहुल तुमने कड़ी मेहनत की, धन्यवाद। राष्ट्रीय दैनिक की खबर के बाद सबको पता चला कि उन्हें पहले धोखा दिया गया था। फ्रूटी अंडरस्कोर खीर, राहुल शर्मा तुमने कड़ी मेहनत की, धन्यवाद। स्ट्रॉबेरी, राहुल तुमने कड़ी मेहनत की, धन्यवाद। विश्वास, राहुल तुमने कड़ी मेहनत की, धन्यवाद। विरासत, सनशाइन स्कॉलर सचमुच धोखेबाज है। उसने कहा, फुजों में शव ढेर हो गए। मैंने जांचा, वह शव की तस्वीर फिल्म स्वतंत्रता संग्राम का स्क्रीनशॉट थी। न मानो तो देख लो। और भीड़ की तस्वीर फुजों की नहीं थी। इच्छा, भगवान, ऐसा था, हम सब सनशाइन स्कॉलर से ठगे गए। सब अंडरस्को मेरे अंडरस्को लिए। मैं सोच रहा था, मैं फुजों में हूँ। कुचलने या शव कहाँ दिखे। खुशबू अंडरस्को से अंडरस्को खुशबू, सनशाइन स्कॉलर, उसे विद्वान कहने लायक है। सनशाइन, थू। वांग अंडरस्को की अंडरस्को महिला, मैंने पहले कहा था, सनशाइन स्कॉलर में दिक्कत है। विदेशी क्यों नहीं बना सकते, तो हम भारतीय नहीं बना सकते। इतने कमजोर घुटने। लोगों की चर्चा के बीच जांच ने सबूत जारी किए कि सनशाइन स्कॉलर ने विदेशी संगठनों से पैसे लिए और विवाद भड़काया। साथ ही रीता चंद्रा का उस दिन बार में शराब पीने और ऑडी से टकराने का वीडियो और उनके कर चोरी के सबूत भी सामने आए। देखते देखते पूरा नेटवर्क फिर उबल पड़ा। दे अंडरस्कोर दो, अरे मैं कहता था, सनशाइन स्कॉलर ऐसा लेख क्यों छाप रहा है? वह तो विदेशी पैसे ले रहा था। मोरू अंडरस्कोर लॉर्ड, मैं पहले अंधा था जो रीता को पसंद करता था। स्वाभाविक, एक अभिनेत्री ने वैज्ञानिक को बदनाम किया, इसे छोड़ना नहीं। खजाना, ऐसे लोगों को सीधे सजा दो। गर्मागर्म चर्चा में आखिरकार 2 जनवरी को दोपहर के 3:30 बजे का समय आया। धड़ाम, पूरा फुजों हिल गया। कई पुराने बिना मरम्मत वाले खाली घर ढह गए। एक कीचड़ भरी सड़क पर कुछ सेंटीमीटर चौड़ी खाई बन गई। फुजों में भूकंप आया। सौभाग्य से फुजों के सभी लोग पहले से सूचना पाकर खुली जगहों पर आ गए थे और भूकंप की तीव्रता ज्यादा नहीं थी, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ। इसके बाद 2 जनवरी को रात के 9:30 बजे सिक्किम में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। 3 जनवरी को 9:20 बजे हान शहर में 3.5 तीव्रता का भूकंप आया। हर भूकंप की भविष्यवाणी सटीक थी। भूकंप भविष्यवक्ता सफल और सटीक साबित हुआ। पूरा देश उबल पड़ा। इन सब की राहुल शर्मा को कोई खबर नहीं थी। वह उस वक्त पनवेल विला में अकेले गहरी नींद में था। पिछले 3 दिन वह कृति यादव और हिना गुप्ता के साथ था। हालांकि राहुल के पास हिंसक सौंदर्य कौशल था जो उसकी शारीरिक क्षमता बढ़ाता था, फिर भी लगातार 3 दिन की मस्ती ने उसे थका दिया था। नए साल की वजह से हॉस्टल में कुछ शोर था, इसलिए उसने पनवेल विला में आराम करना चुना। तभी उसके दिमाग में एक स्पष्ट सूचना बजी। डिंग, छिपा कार्य पूरा, सभी की प्रशंसा, 5 सिल्वर लकी गिफ्ट्स प्राप्त करें। ये सुनकर गहरी नींद में डूबा राहुल धीरे धीरे जागा। उसके चेहरे पर हैरानी थी। सभी की प्रशंसा, यह क्या है? इन दिनों वह सिर्फ कृति और हिना के साथ व्यस्त था। उसे सचमुच नहीं पता था कि क्या हुआ। राहुल ने नाक सहलाते हुए बड़बड़ाया, छोड़ो, जो भी हो, पहले देखें क्या मिलता है। क्या 5 सिल्वर लकी गिफ्ट्स खोलें? हाँ। डिंग, बधाई, 5 लाख रुपए प्राप्त। डिंग, बधाई, एक बुगाटी वेरॉन प्राप्त। डिंग, बधाई, एक कोएनिक्स एक CCR प्राप्त। डिंग, बधाई, 3 लाख रुपए प्राप्त। डिंग, बधाई, 10 गुना बूस्टर औषधि 3 प्राप्त। राहुल ने पहले 4 सिल्वर लकी गिफ्ट्स देखे, भवें सिकुड़ी और चेहरा निराशा से भर गया। अगर कोई और देखता तो न जाने क्या सोचता। बुगाटी वेरॉन और कोएनिक्स एक CCR 2 करोड़ से ज्यादा की सुपर कार हैं। और राहुल निराश था। फिर उसकी नजर 10 गुना बूस्टर औषधि पर टिकी। 10 गुना बूस्टर औषधि, विशेष औषधि, पीने के बाद मानसिकता, प्रतिक्रिया, गति, ताकत आदि को 10 गुना बढ़ाता है। प्रभाव 24 घंटे, मजबूत और तेज और अधिक आकर्षक बनाता है। ये देखकर राहुल के होंठ हल्के से मुस्कुराए। ये तो उसे तुरंत 10 गुना मजबूत बनाने वाली औषधि थी। निश्चित रूप से शानदार। राहुल ने सिर उठाया। सामने 2 शानदार चाबियां थीं। खिड़की से देखा तो मर्सिडीज बिग जी के अलावा 2 सुपरकार और खड़ी थीं। लेकिन राहुल का नीचे जाकर देखने का मन नहीं था। उसने धीरे से फोन उठाया। क्या 255 लकी गिफ्ट्स प्राप्त करें? ये मुख्य रूप से नए साल पर कृति और हिना के लिए खरीदारी से मिले गिफ्ट्स थे। हाँ,
डिंग, बधाई 3 रुपये प्राप्त। डिंग, बधाई 1999 रुपये प्राप्त। डिंग, बधाई कौशल दोगुना कार्ड प्राप्त। डिंग, बधाई 199 रुपये प्राप्त। डिंग, बधाई 1 रुपये प्राप्त। डिंग, बधाई कौशल स्तर उन्नति कार्ड प्राप्त। 255 लकी गिफ्ट से राहुल को कुल 3,52,211 रुपये मिले। पैसे महत्वपूर्ण नहीं थे, महत्वपूर्ण ये था कि राहुल को कौशल दोगुना कार्ड और वह कौशल स्तर उन्नति कार्ड मिला जो वह हमेशा चाहता था। राहुल के विचार में ये दो चीजें ही 5 सिल्वर लकी गिफ्ट से ज्यादा कीमती थीं। क्या इसका मतलब है कि मात्रा गुणवत्ता से जीतती है? स्तर LV5। LV5 पुरस्कार, हर सांस पर 20 रुपये, हर एक सेकंड की नींद पर 20 रुपये, हर कदम पर 20 रुपये। पुरस्कार प्रतिदिन रात के 12 बजे खाते में जमा होंगे। उन्नति के लिए खर्च राशि 10 लाख, उपहार, जुआ आदि शामिल नहीं। साथ ही सिस्टम से प्राप्त सभी वस्तुओं का व्यापार निषिद्ध है। कौशल, प्रोफेशनल कार ड्राइविंग कौशल, आकर्षण आभा 5% संभावना, प्रथम दृष्टि में प्रेम, अविस्मरणीय हिंसक सौंदर्य, शराबी सज्जन, पूर्ण एकाग्रता 10% संभावना, प्रेरणा का क्षण, अकेडमिशन लेवल गणित अनुभव, वास्तविक आंखें। प्रोफेशनल स्तर अंग्रेजी अनुभव, प्रोफेसर स्तर रसायन अनुभव, स्कैनिंग। पूंजी 22.1 करोड़ रुपये। राहुल ने थोड़ी सहलाते हुए सोचा कौन सा कौशल स्तर बढ़ाए। टिंग टिंग, तभी उसका फोन मधुर स्वर में बजा। यह उसकी बहन रिया शर्मा का फोन था। भाई, मैंने सुना कि जयपुर विश्वविद्यालय के राहुल शर्मा ने भूकंप भविष्यवक्ता बनाया। वह तुम हो न? रिया ने फोन उठाते ही सीधे पूछा। राहुल एक पल को रुका, फिर बोला, तुझे कैसे पता? वाह, सचमुच तुम, कमाल, रिया उत्साह से चिल्लाए। फोन रखने के बाद राहुल शर्मा ने इंटरनेट पर संबंधित खबरें ढूंढनी शुरू की। पता चला कि भूकंप केंद्र ने पहले ही भूकंप भविष्यवाणी का संदेश जारी कर दिया था और राष्ट्रीय दैनिक ने उनके नाम से प्रशंसा की थी। हालांकि इंटरनेट पर राहुल की तस्वीर प्रकाशित नहीं हुई थी, इसलिए रिया शर्मा ने फोन करके पूछा। राहुल ने अपने भूखे पेट को सहलाया और सीधे बुगाटी वेरॉन की ओर बढ़ा, उसमें बैठ गया। वूम, उसने नई गाड़ी को देखने की जरूरत नहीं समझी, एक्सीलरेटर दबाया और बाहर निकल गया। राहुल ने कुछ खाया और सीधे जयपुर विश्वविद्यालय पहुंचा। उस वक्त विश्वविद्यालय के गेट पर चमकदार बैनर लगे थे। हमारे छात्र राहुल शर्मा को भूकंप भविष्यवक्ता बनाने के लिए बधाई। पिछली बार जब राहुल ने वैद्यनाथन अनुमान और युग्मभाज्य अनुमान सुलझाया था तब भी ऐसा हुआ था, इसलिए उसने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की। हॉस्टल का कमरा 104। चिराग गुप्ता इतना खेल में डूबा था कि राहुल के अंदर आने का ध्यान ही नहीं हुआ। खट, थोड़ी देर बाद मोहन गुप्ता कुछ किताबें लिए अंदर आया। राहुल को देखकर वह बोला, भाई तुम आ गए। वह भूकंप। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले खेल में डूबा चिराग उछलकर खड़ा हुआ और बोला, भाई तुमने ही भूकंप भविष्यवक्ता बनाया न? राहुल ने उसका उत्साह देखा, हंसते हुए कहा, मेरे अलावा और कौन? वाह, चिराग चिल्लाया। वाह, मोहन ने भी चिल्लाया। हालांकि जब उन्हें पता चला कि जयपुर विश्वविद्यालय के राहुल शर्मा ने भूकंप भविष्यवक्ता बनाया तब तस्वीर न देखने के बावजूद उन्हें शक था कि यह उनका रूममेट है। लेकिन राहुल के मुंह से सुनकर वे हैरान रह गए। ये भूकंप भविष्यवक्ता था। दुनिया में किसी ने नहीं बनाया ऐसा हाईटेक उत्पाद, और इसे उनके रूममेट ने बनाया। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। अमित यादव अभी आया नहीं था, लेकिन उसकी आवाज पहले पहुंची। क्या चिल्ला रहे हो? राहुल को देखते ही वह चिल्लाया, भाई तुमने भूकंप भविष्यवक्ता बनाया न? फिर वह आगे बढ़ा, बाहें फैलाकर राहुल को गले लगाने को तैयार। राहुल एक कदम हटा और बोला, हाँ मैंने बनाया, लेकिन इतना उत्साह मत दिखा, मुझे कोई खास शौक नहीं है। अमित ने सिर खुजाया और बोला, भाई बताना भूकंप भविष्यवक्ता कैसा दिखता है? चिराग और मोहन ने ये सुना तो कान खड़े कर लिए। जाहिर था वे भी इसमें बहुत उत्सुक थे। राहुल ने कहा, तुम सबने उसे देखा है? हो, तीनों के चेहरों पर हैरानी छा गई। कुछ दिन पहले यहाँ एक काला बॉक्स रखा था न? राहुल बोला। तीनों ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। राहुल ने कहा, वही भूकंप भविष्यवक्ता था। वाह, चिराग, मोहन और अमित ने एक साथ आंखें फाड़कर जोर से चिल्लाया। तभी राहुल का फोन मधुर स्वर में बजा। उसने कॉलर का नाम देखा। ये लखनऊ गांव के दोस्त चिराग गुप्ता का फोन था। राहुल और चिराग ने पिछले बार दादाजी के जन्मदिन पर गांव जाने पर संपर्क जानकारी साझा की थी। चिराग, तुझे भी भूकंप भविष्यवक्ता की खबर मिली? राहुल ने हंसते हुए पूछा। कौन सा भूकंप भविष्यवक्ता? चिराग ने उल्टा पूछा। राहुल एक पल को रुका और बोला, कुछ नहीं। वैसे तूने आज फोन क्यों किया? हाँ, बात यह है कि मैंने जयपुर में एक बारबेक्यू रेस्तरां खोला है। आज इसका उद्घाटन है। फुर्सत हो तो आकर आजमा। चिराग ने कहा। कुछ लोग खाली समय में ऑनलाइन खबरें देखते हैं, कुछ लोग सारा समय मेहनत में लगाते हैं। राहुल मुस्कुराया और बोला, सचमुच?
तो मैं जरूर आऊंगा, जगह का पता भेज दे। ठीक है, चिराग ने कहा। फोन रखने के बाद राहुल ने रूममेट्स के साथ थोड़ी देर बात की, फिर चिराग के बताए पते पर चला गया। रास्ते में एक फूलों की दुकान से उसने उद्घाटन के लिए फूलों की टोकरी खरीदी। टिंग टिंग, पास के ट्रैफिक सिग्नल पर उसका फोन फिर बजा। राहुल बड़बड़ाया, आज तो फोन की बाढ़ आ गई। भाई राहुल, तुम कमाल हो, न सिर्फ 2 बड़े गणितीय सवाल सुलझाए, बल्कि भूकंप भविष्यवक्ता भी बनाया, जो देश और जनता के लिए महान है। फोन पर जयपुर शहर के नेता जितेंद्र राव की आवाज थी। पिछली बार जितेंद्र जयपुर विश्वविद्यालय गए थे। हालांकि राहुल से ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने संपर्क जानकारी साझा की थी। राहुल ने कहा, ये तो बस एक छोटा आविष्कार है। जितेंद्र भाई, तुम ज्यादा तारीफ कर रहे हो, इसे महान कैसे कह सकते हो? जितेंद्र ने तुरंत आपत्ति की, यह महान नहीं। हाल की बात से शुरू करते हैं। नए साल पर तुम्हारे भूकंप भविष्यवक्ता के बिना 3 लगातार भूकंपों से न जाने कितने लोग घायल होते और संपत्ति का भारी नुकसान होता। आगे कोई नहीं जानता कि कब बड़ा भूकंप आएगा। भूकंप भविष्यवक्ता अनगिनत लोगों की जान बचाएगा। जितेंद्र ये कहते हुए भावुक हो गए। वे जैसे किसी महान रक्षक की तारीफ कर रहे थे। रक्षक? शायद भूकंप भविष्यवक्ता सचमुच किसी मोड़ पर रक्षक कहलाए। थोड़ा रुककर जितेंद्र फिर बोले, इसके अलावा अब सिर्फ हमारे देश के पास भूकंप भविष्यवक्ता और उसकी तकनीक है। इससे अंतर्राष्ट्रीय हैसियत बहुत बढ़ेगी। राहुल, तुम भारत के हीरो हो। ये कहते हुए जितेंद्र का लहजा और उत्साही हो गया। अगर उन्होंने भूकंप भविष्यवक्ता बनाया होता तो जितेंद्र को लगता कि उनका भविष्य उज्जवल है। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं था, इसलिए राहुल से अच्छी दोस्ती जरूरी थी। हालांकि जितेंद्र ने पहले से ही यह योजना बना रखी थी। राहुल को इतनी तारीफ सुनकर हंसी आई। उसने नाक सहलाते हुए कहा, जितेंद्र भाई, तुमने सिर्फ तारीफ करने के लिए फोन किया? मैं तुम्हें बधाई देने आया। आज बाद में फुर्सत है। मैं जयपुर के नेताओं के साथ तुम्हारे लिए उत्सव भोज आयोजित करने जा रहा हूँ। आखिर तुम जयपुर विश्वविद्यालय के छात्र हो और इस बार जयपुर को फिर गौरव मिला। जितेंद्र ने हंसते हुए कहा। राहुल ने कहा, बाद में शायद नहीं होगा। मेरा दोस्त दुकान खोल रहा है, मैं उसे बधाई देने जा रहा हूँ। जितेंद्र निराश नहीं हुए, उल्टा उनकी आंखें चमक उठीं। सचमुच? वैसे भी ऑफिस का समय खत्म हुआ, मैं भी चलता हूँ बधाई देने, जितेंद्र ने कहा। दरअसल जब जितेंद्र ने राहुल को शंकर प्रसाद के साथ खाना खाते देखा, तभी वे उससे दोस्ती करना चाहते थे। बाद में राहुल के दादाजी के जन्मदिन पर जितेंद्र ने यह इरादा और पक्का किया, लेकिन कोई सही मौका नहीं मिला। अब राहुल ने भूकंप भविष्यवक्ता बनाया तो जितेंद्र और उत्सुक थे और उन्हें मौका भी मिल गया। इसलिए नए साल की छुट्टियां खत्म होते ही उन्होंने फोन किया। राहुल ने सोचा, ठीक है, मैं तुम्हें पता भेजता हूँ। पते पर पहुंचकर राहुल शर्मा ने इधर उधर देखा और आखिरकार एक सुनसान जगह पर बारबेक्यू रेस्तरां दिखा। चिराग गुप्ता रेस्तरां के सामने खड़ा था, कुछ छोटी मेजें सावधानी से सजा रहा था। बारबेक्यू रेस्तरां, या कहें बारबेक्यू स्टॉल। राहुल ने बुगाटी वेरॉन को पास के सार्वजनिक पार्किंग में खड़ा किया, फूलों की टोकरी ली और लंबे कदमों से वहां पहुंचा। चिराग, नई दुकान के उद्घाटन की बधाई, राहुल ने टोकरी देते हुए कहा। चिराग ने हल्का सा शिकायती लहजे में कहा, अरे तुम कुछ लाए क्यों? फिर उसने मेज साफ की और बोला, बैठो बैठो, मैं थोड़ा और साफ कर लूं, फिर तुम्हें मेरे हाथ का स्वाद चखाता हूँ। राहुल ने औपचारिकता नहीं की, हंसते हुए कहा, तू खुद बनाएगा? वाह, मैंने कभी तेरा बनाया खाना नहीं खाया, आज तो मजा आएगा। चिराग को राहुल की तारीफ सुनकर थोड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने सिर खुजाया। तभी गोल चेहरे वाली एक महिला, जिसने कमर पर एप्रन बांध रखा था, मांस के सीकों का बर्तन लेकर धीरे धीरे आई। चिराग ने जल्दी परिचय दिया, यह मेरी गर्लफ्रेंड रीता सिन्हा है। रीता, ये हमारे गांव का राहुल शर्मा है। चिराग ने फिर कहा, ये फूलों की टोकरी भी लाया है। रीता ने ये सुना तो बहुत खुश हुई। उसने सफेद दांत दिखाते हुए कहा, आपके आने के लिए धन्यवाद। थोड़ा बैठिए, मैं बाकी समेट लूं। क्या मैं मदद करूं? राहुल ने पूछा। नहीं, बस थोड़ा काम है, रीता ने कहा। राहुल ने रीता की मेहनती छवि देखी और बोला, चिराग, तूने इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड कब पकड़ी? शादी कब कर रहे हो? चिराग ने कहा, रीता बहुत अच्छी है, हम अगले साल शादी की योजना बना रहे हैं। अच्छा, फिर मुझे जरूर बुलाना, राहुल बोला। दोनों ने थोड़ी देर बात की और बारबेक्यू स्टॉल की तैयारियां लगभग पूरी हो गईं। चटाक, तेल के धुएं के साथ मांस की गहरी खुशबू धीरे धीरे फैली। फिर चिकन पैर, सुअर के सींग, कुरकुरी हड्डियां राहुल की मेज पर आ गईं। चिराग ने पूछा, स्वाद कैसा है? राहुल ने अंगूठा दिखाया और बोला, शानदार। टिंग टिंग, तभी राहुल का फोन मधुर स्वर में बजा। ये जयपुर शहर के नेता जितेंद्र राव का फोन था। भाई राहुल, मैं तुम्हारे बताए पते पर पहुंच गया, लेकिन कोई नई दुकान दिख नहीं रही।
जितेंद्र ने पूछा। राहुल ने सड़क की ओर देखा। जल्दी ही उसे कई ऑडी गाड़ियां दिखीं। राहुल खड़ा हुआ, हाथ हिलाया और बोला, मैं यहाँ बारबेक्यू स्टॉल पर हूँ। तुम गाड़ी सामने के सार्वजनिक पार्किंग में खड़ी कर लो। उस वक्त ऑडी में बैठे जितेंद्र ने भी राहुल को देख लिया। वह एक पल को हैरान हुआ। उसे नहीं लगा था कि राहुल के दोस्त की दुकान एक बारबेक्यू स्टॉल होगी। लेकिन जितेंद्र जल्दी ही सामान्य हो गया। दुकान चाहे जो हो, अगर राहुल से रिश्ता मजबूत हो सकता है तो बस। जितेंद्र ने गाड़ी सार्वजनिक पार्किंग में खड़ी की। फिर वह जांच दल के नेता, व्यापार दल के नेता और अन्य लोगों के साथ फूलों की टोकरी लेकर स्टॉल पर आया। अचानक मांस और तेल के धुएं से भरा स्टॉल फूलों की खुशबू से महक उठा। आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, रीता ने बार बार शुक्रिया कहा और 2 मेजें जोड़ दी। हालांकि चिराग ने राहुल के दादाजी के जन्मदिन पर जितेंद्र और अन्य लोगों को देखा था, लेकिन वहां इतने लोग थे कि वह उन्हें साफ याद नहीं कर पाया। इसलिए अब वह जितेंद्र को नहीं पहचान सका। राहुल ने हंसते हुए कहा, जितेंद्र भाई बैठो और कुछ खाओ। मेरे दोस्त का बारबेक्यू बहुत स्वादिष्ट है। जितेंद्र ने कहा, हाँ, तो आज मजा आएगा। जितेंद्र और जयपुर के कई नेता सड़क किनारे छोटी मेज के आसपास बैठ गए। कहना होगा, वे सचमुच काबिल लोग थे। जितेंद्र और उनके जैसे लोग लंबे समय से सड़क किनारे स्टॉल पर नहीं खाए थे, लेकिन उन्होंने कोई नफरत नहीं दिखाई। उल्टा वे बहुत सहज और स्वाभाविक थे। वक्त वक्त पर सीखों की तारीफ करते। जितेंद्र ने कहा, वाह, स्वाद सचमुच अच्छा है, खासकर ये चिकन पैर, नरम और मसालेदार, लाजवाब। पास बैठे व्यापार दल के नेता ने कहा, मुझे मटन सीख पसंद है, चिकना लेकिन भारी नहीं। कुरकुरी हड्डियां अच्छी हैं, चबाने में मजा। जांच दल के नेता ने हंसते हुए कहा, अगर कोई जानता कि जयपुर के नेता एक बारबेक्यू स्टॉल की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो न जाने क्या सोचता। राहुल ने हंसकर कहा, अच्छा लगे तो और खाओ, आगे यहाँ का धंधा संभालना। ठीक है, जरूर, सबने जवाब दिया। जितेंद्र ने कहा, राहुल की महान उपलब्धि के लिए बहुत धन्यवाद। यहाँ हम सब मिलकर राहुल को सलाम करते हैं। ये कहकर जितेंद्र, जांच दल के नेता, व्यापार दल के नेता आदि ने गिलास उठाए, फिर एक घूंट में पी गए। आप बहुत विनम्र हैं। राहुल ने भी गिलास उठाकर शराब पी। शराब और बारबेक्यू के साथ माहौल बहुत गर्मजोशी भरा था। आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो गया। स्टॉल पर कुछ और मेहमान आए। शुरू में रीता और चिराग उनके साथ बात करते, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वे व्यस्त हो गए। उनके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आईं। फिर भी थकान की शिकायत की जगह उनके चेहरों पर संतुष्टि की मुस्कान थी। तभी जितेंद्र के पीछे बैठे 4 टैटू वाले लोगों ने मेज पर बारबेक्यू खत्म किया। उन्होंने एक दूसरे को देखा, चेहरों पर क्रूरता थी। धप, उनमें से गंजे ने जोर से मेज पर थप्पड़ मारा और चिल्लाया, क्या बकवास। आसपास के मेहमान और मेज साफ कर रहे रीता और चिराग चौंक गए। रीता के हाथ से बर्तन और चॉपस्टिक्स गिरते गिरते बचे। चिराग जलते जलते बचा। रीता जल्दी से उनके पास गई। चारों की क्रूर शक्लें देखकर वह डर गई और बोली, कृपया। क्या बात है साहब, हम यहाँ बारबेक्यू खा रहे थे, लेकिन मेरा बटुआ गायब हो गया। उसमें 10,000 रुपये थे। बताओ क्या बात है। गंजा चिल्लाया। बटुआ गायब और उसमें 10,000 रुपये, ये साफ तौर पर असंभव था। 10,000 रुपये बहुत रकम है, सामान्य बटुए में नहीं समाते। और आज डिजिटल करेंसी का जमाना है, कौन इतना नकद लेकर घूमता है। जाहिर था ये गंजा झूठ बोल रहा था। रीता घबराते हुए बोली, ये साहब ध्यान से ढूंढिए, शायद आसपास हो। ढूंढें? कैसे ढूंढें? तुमने मेरे पास की शराब की बोतलें साफ की और बटुआ गायब। मुझे लगता है तुमने चुराया। जल्दी बटुआ निकालो, गंजे ने तेजी से चिल्लाया। फिर चारों ने पंखे की शक्ल में रीता की ओर कदम बढ़ाए। ऐसा लग रहा था जैसे रीता ने बटुआ नहीं दिया तो अगले पल मारपीट शुरू हो जाएगी। रीता इतना डर गई कि कई कदम पीछे हटी और डर से जमीन पर गिरते गिरते बची। सीखों के पास खड़ा चिराग गुप्ता जल्दी से वहां पहुंचा। हालांकि वह भी बहुत डर गया था, फिर भी चिराग ने रीता सिन्हा को अपने पीछे छिपा लिया। साहब, इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। हम सब ईमानदार लोग हैं, आपका बटुआ कभी नहीं चुराएंगे। थोड़ा रुककर उसने कहा, देखिए, आप ध्यान से ढूंढ लीजिए, शायद कहीं और गिर गया हो। और आज आपका सारा खाना मुफ्त है, क्या कहते हैं? चिराग जानता था कि ये लोग आसान नहीं हैं, इसलिए उसने झुकना चुना। लेकिन गंजे ने आंखें तरेरी। वह चिल्लाया, मेरा बटुआ चुराकर सोचते हो बिल माफ करके बात खत्म? मुझे क्या समझते हो? जल्दी बटुआ निकालो वरना हम। बात खत्म होते ही गंजे ने चिराग को जोर से धक्का दिया। खट, चिराग कई कदम पीछे हटा और पास की एक मेज पर गिर पड़ा। ये देखकर आसपास सीख खा रहे लोग डर से भाग गए। जितेंद्र राव, जो अभी तक मस्ती के मूड में थे, उनका चेहरा हल्का सख्त हो गया।
उन्हें समझ आ गया कि गंजे ने बटुआ खोया ही नहीं, वह जानबूझकर गलती ढूंढ रहा था, सिर्फ 10,000 रुपये लेने के लिए। आज इतने दिन बाद राहुल शर्मा के साथ उनके दोस्त के बारबेक्यू स्टॉल पर खाना खाने का मौका मिला, और अब ये बदमाशी, इस बड़े नेता की इज्जत कहाँ रह गई। जितेंद्र धीरे से खड़े हुए और ठंडे स्वर में बोले, तुमने कहा बटुआ खोया, ठीक है, बताओ बटुआ किस रंग का था? 10,000 रुपये के अलावा और क्या था? जैसा जितेंद्र ने सोचा, गंजा और उसके साथी सिर्फ 10,000 रुपये चाहते थे। गंजे को नहीं लगा था कि कोई खड़ा होगा। वह चिल्लाया, मेरा बटुआ खोया, तुझे क्या ज्यादा खाया है क्या? जितेंद्र का चेहरा और सख्त हो गया। उन्होंने गहरे स्वर में कहा, मैं जयपुर शहर का नेता हूँ। जयपुर में जो होता है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, और अपनी जुबान साफ रख। गंजा और उसके साथी डरे नहीं, बल्कि जैसे दुनिया का सबसे मजेदार मजाक सुन लिया हो। तू जयपुर का नेता है तो मैं देश का नेता हूँ, जाना, गंजे ने हंसते हुए कहा और जितेंद्र के चेहरे पर मुक्का मारा। धड़ाम, जितेंद्र की नाक से खून की 2 धाराएं बहीं। तेज दर्द से उनकी आंखें नम हो गईं। क्या नेताजी आप ठीक हैं? संगठन दल का नेता, व्यापार दल का नेता और बाकी लोग डर से चिल्लाए। जयपुर शहर के नेता को मारा गया। जांच दल के नेता ने सख्ती से चिल्लाया, हद है। ये कहकर उसने मुक्का मारा, पैर घुमाया, कंधे पर पकड़ा और आसानी से गंजे और एक छोटे कद के आदमी को गिरा दिया। कहना होगा, जांच दल का नेता बनने वाले में कुछ हुनर तो होता है। बाकी 2 लोग जांच दल के नेता की कुशलता और उनके समूह के कई लोगों को देखकर समझ गए कि वे विरोधी नहीं हैं। वे 2 कदम पीछे हटे। जमीन पर पड़ा गंजा दर्द सहते हुए फोन निकाल कर बोला, हाओ भाई, लो गली के पूर्व में नया बारबेक्यू रेस्तरां है, हमें यहाँ मारा गया। जांच दल के नेता ने एक और पकड़ बनाई और गंजे को फिर जमीन पर पटक दिया। उस वक्त जितेंद्र ने नाक का खून रोक लिया था। वे दर्द सहते हुए बोले, फोन ठीक है, मैं देखता हूँ आज कितनों को पकड़ा जा सकता है। जांच दल के नेता ने फोन निकाला और कहा, टीम 1, टीम 2, टीम 3, सब हथियार लेकर लो गली के पूर्व में जितनी तेजी से हो आओ, जल्दी। गंजे और उसके साथियों ने यह सुना तो उनके दिल में गहरी बेचैनी पैदा हुई। खटखट, कुछ देर बाद करीब 30 लोग, जिनके हाथों में स्टील पाइप, चाकू, रंग बिरंगे बाल या कान में बाली थी, दूर से इकट्ठा हो गए। गंजे और उसके साथियों ने इन लोगों को देखा तो उनकी चिंता तुरंत गायब हो गई। सबसे आगे चल रहा एक बड़ा, लंबी दाढ़ी वाला आदमी चिल्लाया, मैं देखता हूँ कौन आंखों वाला है जो मेरे लोगों को मारने की हिम्मत करता है। गंजे और उसके साथियों ने जांच दल के नेता की ओर इशारा कर खुलकर चिल्लाया, हाओ भाई, ये वाला, हाओ भाई। बड़े सिर वाला आदमी ने उनकी ओर देखा। उसकी आधे बंद आंखें तुरंत गोल हो गईं। गंजा और उसके साथी तो छोटे मोटे गुंडे थे, उन्हें जांच दल का नेता कहाँ पहचानना था। लेकिन बड़े सिर वाले ने दुनिया देखी थी। एक नजर में उसने सामने वाले की पहचान कर ली। वह जल्दी से कदम बढ़ाकर जांच दल के नेता के पास आया। गंजे को लगा कि हाओ भाई उसे बचाने और दूसरों को सबक सिखाने आया है। वह अकड़कर जांच दल के नेता पर चिल्लाया, बूढ़े, अभी तो बहुत अकड़ थी, चल दिखा। बूढ़ा, सार्वजनिक रूप से दल के नेता का अपमान, कितनी हिम्मत। धप, बड़ा सिर वाला डर गया और उसने गंजे के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। फिर घबराए स्वर में बोला, कप्तान डैंग, माफी मांगता हूँ, मेरे लोग आपको नहीं पहचान सके और गलती से टकरा गए। कप्तान डैंग जिहू, जयपुर शहर जांच ब्रिगेड का कप्तान। उस वक्त गंजा भी समझ गया, ये जांच दल का कप्तान है, तो जिसे उसने मारा वह कौन? ये सोचकर गंजे के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। डैंग जिहू ने ठंडे स्वर में कहा, मुझसे टकराए, तुमने जयपुर शहर के नेता को सार्वजनिक रूप से मारा क्या? बड़े सिर वाले ने डर से चिल्लाया। उसी वक्त उसने बगल में देखा, वहां एक सौम्य दिखने वाला लेकिन श्रेष्ठता की आभा वाला व्यक्ति खड़ा था, जिसकी नाक से खून टपक रहा था। यह जयपुर शहर का नेता जितेंद्र राव नहीं था। शर्र, उसके मातहतों ने जितेंद्र की नाक से खून निकाल दिया। यह बड़े सिर वाले को लगा जैसे आसमान घूम रहा हो, हवा खाली हो गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। जाना, उसने चिल्लाकर गंजे को जोर से लात मारी और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसी वक्त 1, 2, 3 पुलिस कारों की लंबी कतार बवंडर की तरह दौड़ती आई। फिर ढेर सारे जांचकर्ता एक समान हरकत में, हथियारों से लैस, तेजी से बड़े सिर वाले और उसके साथियों को घेर लिया। बड़े सिर वाले के मातहतों को जैसे जोर का झटका लगा। वे एक एक कर जमीन पर गिरे, सिर पकड़कर बैठ गए और कोई अतिरिक्त हरकत नहीं की। सबको ले जाओ, डैंग जिहू ने चिल्लाया। जितेंद्र ने नाक के बचे खून को पोंछा, दर्द सहते हुए कहा, भाई राहुल, माफी, तुम्हें ये तमाशा दिखाना पड़ा। राहुल ने कहा, हर जगह कुछ गंदगी होती है, तुम पहले अस्पताल जाकर इलाज कराओ। ठीक है,
फिर मैं अगली बार तुम्हें बधाई देने का मौका ढूंढूंगा, जितेंद्र ने सिर हिलाकर कहा। वो पुलिसकारों ने तेज आवाज की और पूरी गली फिर खाली हो गई। आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे